मैं सूरज कुमार आपके अपने YouTube चैनल पेस मैथमेटिक्स क्लास में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे मेटरनिक के बारे में। ठीक है, इसका अक्सर क्वेश्चन आता है कि मेटरनिक कौन था और वह यूरोपीय इतिहास में क्यों विख्यात था, उसे आखिर तानाशाही शासक क्यों कहा जाता था और उसमें कुछ प्रमुख वचन और नारे दिए थे, इन सब के बारे में आज हम लोग जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमारा आज का पहला वही सवाल है कि मेटरनिक कौन था और वह यूरोपीय इतिहास में क्यों विख्यात था। दोस्तों जो मेटरनिक था वो ऑस्ट्रिया का चांसलर था। ठीक है, और इसका शासनकाल 1815 से 1848 ईस्वी तक माना था। इस शासनकाल के दौरान उसने, यह जो शासनकाल था, इस शासनकाल के दौरान उसने बहुत सारे अत्याचार किए, क्रूरता की और लोगों पर इतने सारे अत्याचार किए जिस कारण से उसे यूरोपीय इतिहास में तानाशाही शासक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो इसी से लेकर संबंधित जो नोट है आज का नोट से देखिए। जो मेटरनिक था इसके बारे में मैंने इसको लिखा दिया है, और ये जो था मेटरनिक इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बात था। ठीक है, यह कभी नहीं चाहता था कि इटली का एकीकरण हो। अगर इटली का एकीकरण होता है तो यूरोप के बाकी देश भी चाहेंगे कि वे भी स्वतंत्र हो और उनके देश का एकीकरण हो और एक अलग देश उनके लिए भी बने। ठीक है, इसलिए वो जो मेटरनिक था वो कभी नहीं चाहता था कि इटली का एकीकरण हो। इसलिए इटली के एकीकरण की सबसे जो बड़ी बात थी वो मेटरनिक था, जो कि बहुत ही तानाशाह और अत्याचारी शासक था। और इसका जो शासनकाल माना जाता है 1815 से 48 ईस्वी तक माना जाता है। और इस शासनकाल के दौरान इसमें लोगों पर इतने सारे अत्याचार किए थे, जहां का भी विद्रोह होता था, क्रांति होती थी, लोगों के जो लोगों के अंदर क्रांति की भावनाएं उत्पन्न होती थी। ठीक है, जो जहां का भी विद्रोह लोग करते थे वहां पर ये तुरंत अपने सैनिक भेजकर उस विद्रोह को बहुत ही आसानी से और क्रूरतापूर्वक दबा देता था, जिस कारण से इसके इतिहास में इसे क्रूर, अत्याचारी और तानाशाही शासक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ये जो तानाशाही शासक के रूप में इसे जाना था, और इसी शासन काल को हम लोग मेटरनिक युग कहते हैं। यानी कि 1815 से लेकर 1848 तक ईस्वी तक का जो शासन काल है उसे मेटरनिक युग कहा जाता है। और ये जो मेटरनिक युग था बहुत ही तानाशाही और क्रूर शासन काल था। ठीक है, तो मेटरनिक ने अपने शासन काल के दौरान कुछ अनुभव ज्ञात किए थे। उस अनुभव के आधार पर उसने अपने तानाशाही के लिए कुछ क्या कहते हैं डायलॉग, जैसे फिल्म में डायलॉग बोला था, इसने कुछ कथन दिए थे, स्टेटमेंट दिए थे। और जिसमें से पहला स्टेटमेंट था उसका कि जब फ्रांस जीतता है तो बाकी यूरोप को सर्दी खांसी हो जाती है। बिल्कुल बात सही था। जब फ्रांस की 1789 की क्रांति हुई थी, ठीक है, जिस पर मैंने पहले पर वीडियो बना दिया, तो ठीक उसी 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के कारण बाकी यूरोप में राष्ट्रवादी भावना फैली और बाकी यूरोपियों के मन में अपने देश के प्रति देशभक्ति की भावना जागने के कारण बाकी के जो यूरोप थे अलग अलग राष्ट्र में बने और स्वतंत्र देश हुए। ठीक है, तो वो जो था उसका सबसे जो मेन कारण था ये फ्रांस ही था। जो भी अधिकांश कार्य होते थे फ्रांस से स्टार्ट होते थे, और चूंकि ये यूरोप का ऑस्ट्रिया का चांसलर था तो इसको पता था कि जब भी कोई घटना घटती है तो फ्रांस से स्टार्ट होता है और फ्रांस से शुरू होने के बाद पूरे यूरोप में फैल जाता है। इसीलिए इसने बोला था कि जब फ्रांस जीतता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। ठीक है, और इसका एक और कथन था जो काफी फेमस है, बेहद हद तक फेमस है, और ये तानाशाही के लिए बहुत ही उपयुक्त है। उसने बोला था कि शासन करो और कोई परिवर्तन होने ही ना, यानी कि शासन को अपने बागडोर में जब ले लेते हैं, ठीक है, तो उसमें कोई परिवर्तन होने ही नहीं देना चाहिए। अगर जनता जैसे चाहे उसे करना ही नहीं चाहिए, अपने हाथ से अपने हिसाब से शासन को चलाना चाहिए। और ये जो मेटरनिक था यह ही बहुत ही राजा के जो देवीय अधिकार होते हैं, यानी कि देखिए कोई अत्याचारी जो शासक होता है वो खुद को भगवान मानने लगता है, बोलता है कि हम ही भगवान है, आई एम द स्टेट। लुई 14वां भी बोला था, ठीक है, आई एम द स्टेट। ठीक है, तो ये भी बोलता था कि जितने भी शासन के अधिकार हैं सारे के सारे मेरे हाथों में और मैं ही भगवान हूँ, मैं ही यहाँ का राजा हूँ, मैं जो चाहूंगा वही होगा। और इसी आधार पर उसने बोला था कि शासन करो और कोई परिवर्तन होने ही ना दो, ताकि जो जनता है उसे मौका मिले क्रांति करने का। ठीक है, जहां कहीं भी क्रांति उसे तुरंत दबा दो। इसी के आधार पर उसने एक कथन को दिया था। ठीक है दोस्तों, तो आज का जो प्रमुख प्रश्न था कि मेटरनिक कौन था और वह यूरोपीय इतिहास में क्यों विख्यात है, इस प्रश्न का उत्तर आज आपने बहुत ही अच्छे तरीके से जाना। ठीक है, और इसने कौन कौन से प्रमुख नारे दिए थे, कथन दिए थे, और इटली के एकीकरण की सबसे बड़ी बाधा कौन है, इसके बारे में भी आज आप लोगों ने जान लिया। ठीक है, तो अगर इस रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो मुझे एकदम पूरा 100% विश्वास है कि आप अपने एग्जाम में इस सवाल का आराम से एकदम आसानी से जवाब दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों,
और साथ ही साथ आप लोग सभी दोस्तों से ये रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में, जो भी आपके साथ पढ़ाई कर रहे हैं, क्लासमेट है, दोस्त है, साथी है, कोचिंग के साथी है, उन सब में ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा चले और अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचे, क्योंकि ये जो नोट्स है बहुत ही शॉर्ट नोट्स है और ये आसानी से आप ये सब याद कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, बस इससे ज्यादा आपसे कोई ज्यादा रिक्वेस्ट नहीं है। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।